वार्म वेलकम टू ऑल पार्टिसिपेट्स। आप सभी का स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी प्रोमिनेंट टॉपिक्स, हाउ टू गेट प्रोजेक्ट फंडिंग्स along with subsidy benefit for your new MSME business units। हमारे बहुत सारे जो ऑडियंस हैं, व्यूवर्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं, सबको ये प्रॉब्लम्स बेसिकली जब वो एक नया बिजनेस सेटअप करते हैं, when they are going to initiate any new business, they are facing the problem of right business modeling, right subsidy plannings, and the right bankings। तो उस कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए टुडे वी हैव डिसाइडेड टू डिस्कस ऑन दिस पैरामीटर्स। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है कि आपको कैसे एक नया, अगर आप एमएसएमई यूनिट सेटअप कर रहे हैं, कैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करें ताकि आपको ईज ऑफ बैंकिंग फील हो सके। तो लेट्स स्टार्ट। जितने भी पार्टिसिपेट्स आप सभी जुड़े हैं, आफ्टर वेबिनार्स हम एक डिस्कशन राउंड्स भी आपके साथ रखेंगे, वन टू वन डिस्कशंस भी रखेंगे। आपको पूरे वेबिनार की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी, इसका पीपीटीज भी मिलेगा। तो आप बड़े ध्यान से अपने सीट्स पर कंसंट्रेट करके बैठिएगा। और ये वेबिनार आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंटेंट ओरिएंटेड वेबिनार है ये हमारा, कि आपको ऐसे कौन कौन से टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। केआईपी 2008 से एज ए सब्सिडी कंसल्टेंट, एज ए प्रोजेक्ट कंसल्टेंट्स अपनी सेवाएं दे रही हैं। ड्यूरिंग दैट जर्नी वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। वो सारा एक्सपीरियंस आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि क्या ऐसे आपको फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं जिससे आप अपने नए एमएसएमई बिजनेस यूनिट्स को अच्छे से, उसका फाइनेंशियल जो प्लानिंग्स है वो अच्छे से कर पाए। हमारा जो मेजर ऑब्जेक्टिव है आज इस वेबिनार का वो यही है कि ऐसे कौन कौन से मेजर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है एक नए एमएसएमई बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को फेस होती है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट फंडिंग्स और गवर्नमेंट सब्सिडी बेनिफिट्स। बहुत सारे चैलेंज हमें फेस करने पड़ते हैं क्योंकि इट्स नॉट ए इजी गेम। तो उसी के ऊपर आज हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे ताकि आप और हम मिलके अपने नए बिजनेस के लिए, एमएसएमई स्पेसिफिक जो बिजनेस हैं, उसकी एक ईजनेस, उसकी राइट फाइनेंशियल प्लानिंग्स को हम फोकस करेंगे। तो जो टॉपिक्स हमने आज कवर किए हैं, प्री प्लानिंग फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स। एज ए न्यू एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास ऑलरेडी बिजनेस एक्सपोजर नहीं होता है, उनको कैसे अपना बिजनेस इनिशिएट करना चाहिए, प्री प्लानिंग्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ एक बैंकर कैसे आपको असेस करता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो यहीं पे आ जाती है कि जो बैंकिंग का असेसमेंट प्रोसेस होता है, जब आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं, आपको एडवांस में पता ही नहीं होता है कि ऐसे बैंकिंग के कौन कौन से पैरामीटर हैं जो एक बैंकर एट द टाइम ऑफ गिविंग लोन असेस करता है। तो वो भी मैं डिटेल्स में आज आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप अपनी प्लानिंग अकॉर्डिंगली कर पाएं। इसके साथ साथ टॉप 24 प्रॉब्लम्स जो एक एमएसएमई एंटरप्रेन्योर को फेस होती है जब आप प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं, बैंक से डिस्कशन करते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स, टॉप 24 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, उनके सॉल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे। ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। आप अपने प्रोजेक्ट प्लानिंग्स में एडवांस में अपने आप को प्रिपेयर करके चलेंगे। और लास्ट में केआईपी कैसे आपके साथ एज ए प्रोजेक्ट पार्टनर के नाते काम करती है, इसके बारे में भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। वेबिनार के एंड में मैं आपके साथ एक बहुत अच्छा केआईपी का आज का जो वेबिनार स्पेसिफिक एक बोनस भी शेयर करने वाला हूं। यदि आप कोई नया प्रोजेक्ट्स प्लान करने वाले हैं, आप कोई भी नया बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो फ्रेशर हैं, नया बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये जो बोनस है आप सभी के लिए अप्लीकेबल्स रहेगा। वेबिनार के एंड में हम आपके साथ वो बोनस डिटेल्स में शेयर करेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज के हमारे होस्ट टीम से रिक्वेस्ट है, टाइमली उनको एक्सेप्ट करते रहिएगा। हमारा जो की कॉन्सेप्ट है आज के वेबिनार का वो है बैंक लोन प्रोजेक्ट फंडिंग, जिसको हम बोल सकते हैं। जनरली जब भी हम बिजनेस इनिशिएट करते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए हमें फंडिंग चाहिए।
और फंडिंग्स के कई पैटर्न्स होते हैं। फंड्स के लिए हम अपना पैसा डालते हैं, हम पार्टनरशिप बनाते हैं तो पार्टनर्स को ऐड करते हैं, या जनरली हम बैंक से लोन लेते हैं या अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं अपने नियर डियर फ्रेंड से, रिलेटिव से। हम यहाँ पे जो की फोकस है वो बैंकिंग लोन प्रोस्पेक्टिव से हमने आज ये रखा है। वी आर नॉट गोइंग फॉर अदर ऑप्शंस। बैंक लोन जो है, जनरली एक बिजनेसमैन एक बैंक लोन को एज ए डेप्ट ही ट्रीट करता है। भाई उसके ऊपर एक भार है, उसके ऊपर एक ऋण है। वो बैंक को बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मान के ट्रीट करता है कि बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है, बैंकिंग ऐसे मेरे साथ। डोंट ट्रीट बैंक लोन एज ए डेप्ट ओनली, ट्रीट द बैंक एज योर बिजनेस पार्टनर। एक बैंक आपके साथ प्रोजेक्ट में सपोज मान लीजिए 75% फंडिंग कर रहा है, तो दैट इज इनडायरेक्टली योर बिजनेस पार्टनर। तो बिजनेस पार्टनर, यदि आप भी किसी बिजनेस में पार्टनर बनते हैं तो क्या फैक्टर आप ध्यान में रखते हैं? ये एक माइंडसेट है, आपका परसेप्शन। अगर इनको एज ए बिजनेस पार्टनर समझेंगे तो आपको बड़ी इजीनेस होगी। जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसका जो रिस्क असेसमेंट है, उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे और उसको कॉपी कर पाएंगे। तो ये माइंडसेट और परसेप्शन चेंज करना है बैंक के लिए। इसके साथ साथ जो दूसरा है, जो वेबिनार में भी हम डिस्कस करेंगे, वो है सब्सिडी और इंसेंटिव्स। बहुत सारे बिजनेसमैन के माइंड में ये मिथ रहता है कि सर सब्सिडी केवल कागजों में मिलती है, एक बार मिलती है, नहीं सर ये नहीं मिलती हैं, बड़ी परेशानियां होती हैं। लेकिन यदि आप राइट फाइनेंशियल्स मॉडल फ्रेम करते हैं, सही डॉक्यूमेंटेशन फ्रेम करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव्स हैं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई सेक्टर के लिए 12,000 करोड़ का परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव पैकेज लॉन्च किया है। मीन्स टू से ऐसे एमएसएमई यूनिट्स जो रेगुलर परफॉर्म करती हैं, उनके लिए परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स है। तो सब्सिडी केवल ऐसा नहीं है, सब्सिडी इज नॉट मरली अ फाइनेंशियल असिस्टेंस, इट इज ए फाइनेंशियल प्लानिंग टूल। अगर आपको ये टूल यूज करना आ जाए तो आप अपने प्रोजेक्ट के कैश फ्लो पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आ सकते हैं। अगर सही सब्सिडी प्लानिंग आप करते हैं, आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, आपका इंटरेस्ट बर्डन लोअर हो जाता है, कैश फ्लो बढ़ता है, आपका प्रोजेक्ट की वायबिलिटी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ आपके प्रोजेक्ट की जो बैंकेबिलिटीज है, आपका लोन रिपेमेंट कैपेबिलिटीज है, उसमें भी इम्पैक्ट आता है। ये सारे फैक्टर मैं आगे आपको वेबिनार में, जब हम टॉप 24 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, वहां पे सिंकेज भी करूँ। तो हमारा पूरा वेबिनार का जो कॉन्सेप्ट है वो बैंक लोन और जो गवर्नमेंट की सब्सिडी या इंसेंटिव है, इनको सिंकेज करते हुए आपके प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना है। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहला बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, प्री प्लानिंग फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स। जब आप एक बिजनेस करने का सपना अपने माइंड में रखते हैं, आप एक बिजनेस की प्लानिंग करते हैं, तो बीइंग ए न्यू एंटरप्रेन्योर्स आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये हम हमारे एक्सपीरियंस से, क्योंकि जब हम नए नए बिजनेसमैन को डील करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको एडवांस में बता रहे हैं। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपके प्रोजेक्ट्स में जो फाइनेंशियल सक्सेस रेशो, फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज है, वो बढ़ जाती है। तो सबसे पहला पार्ट है BVR, यानी बिजनेस वायबिलिटी रिपोर्ट्स। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपने प्रोजेक्ट की बिजनेस वायबिलिटी रिपोर्ट जरूर बनवाएं। बिजनेस वायबिलिटी रिपोर्ट डिटेल्स में आपको बताती है कि कैसे आप अपने बिजनेस में जो पोटेंशियल रिस्क है उनको रिड्यूस कर सकते हैं। सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट्स, और तीसरा है DPR, यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये तीन ऐसे टूल हैं, आपको कोई भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने से पहले, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने से पहले, बैंक में लोन की बात करने से पहले, ये तीनों BVR, SVR और DPR, ये आपको लाइन अप कर। जनरली क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेसमैन इन तीनों को अवॉइड कर देते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से उनको काफी चैलेंज फेस होने पड़ते हैं। लेकिन हम यहाँ एडवांस में आपको बता रहे हैं, व्हेन एवर यू आर गोइंग टू इनिशिएट योर बिजनेस, इंश्योर फर्स्ट BVR, SVR एंड DPR। इससे पूरे प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चरिंग है आपके बहुत अच्छे से हो जाती है। BVR यानी बिजनेस वायबिलिटी रिपोर्ट्स, ये आपको हेल्प करता है
कि आपका बिजनेस किस एरिया में पोटेंशियल है। सिलेक्टेड एरिया में जहां आप करना चाह रहे हैं वहां पे इस बिजनेस की पोटेंशियलिटी है कि नहीं है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं है, डिमांड क्या है, कंपटीशन क्या है, चैलेंज आपको क्या फेस करने पड़ सकते हैं और रिस्क आपका क्या रहे। बिजनेस वायबिलिटी रिपोर्ट फ्रेम करके आप ये 6 फैक्टर एडवांस में अपने बिजनेस के बारे में तैयार कर सकते हैं। जनरली हम करते हैं लेकिन उसको स्ट्रक्चर वे से नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम यहाँ रिकमेंडेशन देते हैं, सजेशन देते हैं कि आप अपने बिजनेस की जो भी कोई आपके माइंड में थॉट है उसका पहले BVR यानी बिजनेस वायबिलिटी रिपोर्ट कनेक्ट कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में और बैंक से लोन लेने में। ऐसे ही जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो SVR यानी सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट। बहुत सारे बिजनेसमैन कहते हैं सर हमें तो पता ही है क्या क्या सब्सिडी मिलनी है, हमें इसकी जरूरत नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट जो होती है ये एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें आप डिटेल्स में अपने बिजनेस पर एलिजिबिलिटीज को चेक करते हैं। बहुत ऐसे टेक्निकल टर्म्स होती हैं जिनमें एलिजिबिलिटी नॉर्म्स को हमें चेक करना होता है कि आपके ऊपर वो सब्सिडी एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी। इतना ही नहीं, जब आपको एडवांस में सारी सब्सिडीज के बारे में पता चलता है उसका फायदा क्या होगा कि आपको राइट बिजनेस मॉडलिंग करने में हेल्प मिलेगी। आपको प्रोप्राइटरशिप करना है, LLP बनाना है, कंपनी बनाना है, स्टार्टअप लेना है, आपको जैम लेना है, आपका NSIC का रजिस्ट्रेशन लेना है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जो सब्सिडी से कनेक्ट होते हैं। अगर आपको एडवांस में पता चल जाए कि ऐसे करने से सब्सिडी लाभ बढ़ सकते हैं तो वो चीजें आपकी कनेक्ट हो जाएंगी। तो SVR जो असिस्ट करता है राइट बिजनेस मॉडलिंग में, आपकी सब्सिडी स्कीम अप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी इसको चेकआउट करने में, कौन कौन से इंसेंटिव आपको मिलेंगे, क्या क्वांटम ऑफ सब्सिडी रहेगा, इंसेंटिव क्या रहेंगे, कितनी वैल्यूज रहेगी और उनकी टाइमलाइंस क्या होंगे। बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत सारे लोग तो सब्सिडी लाभ मिस कर जाते हैं टाइमलाइंस की वजह से। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन से बेनिफिट आपके ऊपर अप्लीकेबल्स होंगे। जब आपको एडवांस में ये पता होगा सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट से, तो सोचिएगा आप अपने बैंकों को कितना कॉन्फिडेंशियली हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि इन सभी सब्सिडी स्कीम का इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्रोजेक्ट फंडिंग पर, प्रोजेक्ट की वायबिलिटी पर, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है आपका DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बहुत सारे बिजनेसमैन जब लोन लेने के लिए जाते हैं तब DPR तैयार कराते हैं, ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कर जाते हैं। वो बैंक के आगे ऐसी DPR रखते हैं जो पहले उनकी अप्रेजल्स होती ही नहीं है। इसलिए DPR को बैंक में जाने से पहले ही तैयार कीजिएगा ताकि आप डिटेल्स में फाइनेंशियल स्ट्रेटजी आप अपनी बना सकें। बैंक के आगे कैसे आपको प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना है, किस एस्पेक्ट से प्रेजेंट करना है, ताकि स्ट्रेटेजिकली बैंक को ये फील ना हो कि आपकी जो पोजीशन वो वीक है। क्योंकि यहीं पे हम हार जाते हैं, बैंक के सामने DPR रख देते हैं लेकिन DPR पहले बना के उसका एनालिसिस नहीं करते। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनाते हैं तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट से आपको सबसे पहले ये पता चलता है कि आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगी, आपका कैपेक्स क्या होगा, ओपेक्स क्या होगा, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होंगे, लैंड में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, बिल्डिंग एंड सिविल वर्क में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन में कितना होगा, मशीनरी एंड इक्विपमेंट में कितना होगा, और ओपेक्स यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे, कितना आपका वर्किंग कैपिटल असेसमेंट होगा। बहुत सारे बिजनेसमैन इसलिए फ्लॉप हो जाते हैं, अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाते हैं क्योंकि दे आर नॉट मेक राइट असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वो सारा सेटअप तो कर लेते हैं लेकिन चलाने के लिए जब वर्किंग कैपिटल असेसमेंट सही नहीं होता है तो वो लॉस में चले जाते हैं, कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। लेकिन एडवांस में अगर आप DPR बनाएंगे तो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका सही से असेसमेंट होगा, आपको पता चलेगा कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ये है, कितना पैसा हमने अपना लगाना है, कितना पैसा बैंक से आपको अपने लिए डिमांड करना है, कितने की आप ऑफर बैंक के आगे रख रहे हो। ये एडवांस में प्लानिंग करके हमने बैंक के आगे रखना है। क्या सेल्स एस्टिमेशन होंगे आपके, लागत कितनी आएगी, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट कितना होगा, रेगुलर जो आपके खर्चे होंगे वो कितने होंगे, लोन रिपेमेंट शेड्यूल पहले ही आप प्लान करके चलेंगे कि कितना EMI बनेगा, कैसे कैसे मैं इसको पे आउट करूं, कैसे कैसे मेरे पास अगले 7 से 10 सालों में कैश फ्लो आएगा,
यानी कैसे आप सेल्स करेंगे, कैसे उससे कितना पैसा आपके पास आएगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटीज क्या है, आपकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी। इसके साथ साथ जो की फाइनेंशियल रेशियो है, जैसे डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो है, आपका आरओआई है, ब्रेक इवन है, पे बैक पीरियड है, ये सारे एडवांस में आपको पता चले। यानी डीपीआर एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन जाता है जो आपकी पूरी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को असेस करता है। और बहुत सारे बिजनेसमैन, मैं तो ये कहूंगा कि 90% से ज्यादा बिजनेसमैन डीपीआर को फोकस ही नहीं करते, दे जस्ट डिपेंड ऑन दियर डीपीआर जो प्रोड्यूस करते हैं, आइदर सी आइदर एडवोकेट, किसी जो कंसल्टेंट होते हैं उनके भरोसे इस प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं। आप खुद अपनी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को जब डेवलप करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। आवर मेन ऑब्जेक्ट टू एजुकेट यू ऑन योर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। आपको अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उनको मजबूत करना है, ताकि बैंक के आगे आप कॉन्फिडेंसली अपने प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस कर पाए। तो डीपीआर आपको ऐसे असिस्ट करता है। यानी बीवीआर बिजनेस वायबिलिटी रिपोर्ट, एसवीआर सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट, और डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये तीनों आपको एडवांस में असेस करने हैं, ताकि जब आप बैंक के आगे डिस्कशन करें तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोजेक्ट्स। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप। बिजनेसमैन बैंक के साथ डिस्कशन करता है, तो बैंकर कैसे एक एप्लीकेंट को असेस करता है। अगर आपको एडवांस में ये पता चल जाए कि भाई बैंकर के असेसमेंट के ये क्राइटेरिया हैं, तो आप अपने आप की जो प्रिपरेशंस हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन है, अकॉर्डिंगली प्लान करें। आपको पहले ये एडवांस में पता होगा कि क्या आपके वीक एरिया हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, सो दैट यू कैन प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट अकॉर्डिंगली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, तो बहुत सारे बिजनेसमैन नहीं जानते कि सर बैंकर कैसे असेस करता है। तो आपको फैसिलिटेट करने के लिए हमने यहाँ पे ऐसे असेसमेंट क्राइटेरियाज लिखे हैं, ताकि एडवांस में आपको पता चलेगा कि एक बैंकर लोन देने से पहले क्या असेसमेंट एप्लीकेंट के करता है। ये एक तरीके से की पैरामीटर है आपके प्रोजेक्ट फंडिंग्स के। सबसे पहला, बैंक ये चेक करता है कि एप्लीकेंट का प्रोफाइल और एलिजिबिलिटीज क्या है। यानी जो एप्लीकेंट है उसका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, रनिंग में है, ऑपरेशनल है, उसका 2-3 साल का कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है एग्जिस्टिंग बिजनेस। क्योंकि जिस पर्सन को बिजनेस का एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, वो बहुत बड़ा बिजनेस लोन अगर क्लेम करता है तो बैंक के लिए बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस को पहले चेक करता है, फिर चेक करता है कि वो प्रोप्राइटरशिप है कि पार्टनरशिप है, कंपनी है या एलएलपीज है, यानी उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेक करता है। उसके केवाईसी चेक करेगा, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, उसके बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट है, जैसे कि जीएसटी है, एमएसएमई है, आपका कंपनी का सर्टिफिकेट है या डीड्स हैं, ये बेसिक डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं। यानी आपको ये तैयारी ना आपने बीइंग एप्लीकेंट एडवांस में ही रखनी है। इसके साथ साथ वो चेक करता है कि पिछले 3 साल की आपकी आईटीआर क्या है, आपका इनकम टैक्स रिटर्न आप भर रहे हो कि नहीं भर रहे। बीइंग एन एप्लीकेंट और बीइंग एन बिजनेसमैन आपके क्या इनकम सोर्सेज हैं। 3 साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चेक करते हैं, आपकी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं, या आप आईटीआर भरते हैं उसका बेसिस क्या है। 6 से 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी चेक करेंगे, वो चेक करते हैं कि बैंक की क्या ट्रांजेक्शन आप मूव ऑन करते हैं, आपका बैंकिंग कैसा है, आपके पास सफिशिएंट कैश फ्लो है कि नहीं है, एज ऑन डेट पे आपके पास कैश विंडेज क्या है, कितना कैश फ्लो आप मैनेज करते हैं। क्योंकि इसी से ही आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी बैंकर चेक करता है। आपके टर्नओवर कैसे हैं, अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, एग्जिस्टिंग इनकम सोर्स है, तो वो सारा ट्रेंड चेक करते हैं। ये जनरली एक बैंकर, जब भी आप बैंक के आगे अपना प्रपोजल पुट करते हैं तो बैंक ऐसे चेकिंग करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी खुद का इन्वेस्टमेंट। ये बहुत वीकनेस जो है, बहुत सारे बिजनेसमैन की ही वीकनेस आ जाती है। वो बैंक के आगे प्रोजेक्ट रख देंगे 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, लेकिन खुद का जो पैसा है उसकी सही मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन नहीं करते। यानी आपके पास कम से कम जो प्रोजेक्ट कॉस्ट आप बैंक के आगे रख रहे हैं उसका 15 से 35% एज योर ओन फंड्स आपके पास होना चाहिए, एज ए मार्जिन मनी आपके पास होना चाहिए। आपको इतना ही नहीं कि आपने डीपीआर में बोल दिया कि सर मेरे पास इतना फंड है, आपको उसके सोर्स भी डिफाइन करने होते हैं कि खुद का पैसा सेविंग अकाउंट में कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास अपने इंटरनल एक्यूरेल्स कितने हैं, फैमिली फंड्स कितने हैं, या आपने अनसिक्योर्ड लोन्स लिए हुए हैं तो वो कितने हैं। मीन्स टू से आपको अपना मार्जिन मनी
मान लीजिए आपका 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 25% आपका मार्जिन मनी यानी 50 लाख रुपए का आपके पास सोर्स डिफाइन होने चाहिए, तभी बैंक आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। आपके पास जो फंड्स अवेलेबल्स हैं, बैंक बैलेंस है, एफडी है, लिक्विड एसेट्स हैं, यानी आपका नेटवर्थ सर्टिफिकेट्स। बहुत सारे बिजनेसमैन केवल आईटीआर भर देते हैं, ना तो नेटवर्थ पे फोकस करते हैं कि भाई ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर उनका नेटवर्थ कितना है। जब तक आपको अपना नेटवर्थ नहीं पता होगा, आप बैंक से कैसे एक राइट प्रपोजल्स को आगे उसके सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं अपने मार्जिन मनीज के हैं, इसके साथ साथ कोलेटरल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, हम आगे भी बात करेंगे। अगर कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है तो कैसे डील करते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटीज के ऊपर भी बैंक चेक करता है कि आपके पास कौन सी रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज हैं, आपके टाइटलशिप क्या है, उस पर क्लियर ओनरशिप है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, किसके नाम से है, आपके नाम है, को एप्लीकेंट के नाम है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्री है, सेल डीड है, उसके चेन डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका कोई मैप है, एनओसी अगर कोई एप्लीकेबल है, उसकी मार्केट वैल्यूज क्या है, जो लोन आप मांग रहे हैं उससे ज्यादा की उसकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, उस पर कोई लीगल डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, पहले से कोई लोन नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। यानी जो प्रॉपर्टीज आप बैंक को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी देने जा रहे हैं, पहले उसकी मैपिंग करना, उसके टाइटल को चेकआउट करना। बहुत सारे लोगों के लोन इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि उनके प्रॉपर्टी की जो चेन डॉक्यूमेंट है वो डिस्टर्ब होते हैं। तो देखिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। इसको पहले एडवांस में आप चेक करके चलेंगे तो आपको इजीनेस आ जाएगी। कोई टाइटल के इश्यूज है, कोई और चेन डॉक्यूमेंट के इशू, तो पहले से ही आप प्रिपरेशन करके चलेंगे। इसके साथ साथ बैंक आपकी क्रेडिट वर्दिनेस चेक करता है, आपका सिविल स्कोर चेक करता है। मोस्टली 700 प्लस का बैंक प्रेफर करता है। पहले आपने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया हुआ, कोई सेटलमेंट तो नहीं की हुई, कोई राइट ऑफ तो नहीं है, कोई कंप्रोमाइज तो नहीं है, क्योंकि इसी से आपका फाइनेंशियल करेक्टर डिफाइन होता है। आपके एग्जिस्टिंग लोन रिपेमेंट ट्रैक कैसे हैं, वो रेगुलर हैं, आप डिले पेमेंट कर रहे हैं, लेट भर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। और इसके साथ साथ बैंक ये चेक करता है आपका FOIR क्या है, यानी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो क्या है। आज की डेट में मान लीजिए आपके ऊपर, आप रेगुलर कार की किस्त भर रहे हैं, आपके होम लोन की किस्त भर रहे हैं, या और कोई लोन की किस्त भर रहे हैं। आप सपोज मान लीजिए महीने क्या 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं किस्तों के माध्यम से, तो आपका इनकम कितना है उसके अगेंस्ट, आप आईटीआर में कितना डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। यदि यही आपका डिस्टर्ब है तो बैंक आगे कैसे बढ़ेगा। दीज आर द की पैरामीटर टू असेस फ्रॉम द बैंकिंग साइट्स। तो क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होनी चाहिए आपकी। प्रोजेक्ट जो डिटेल्स हैं, जो न्यू प्रपोजल्स आप बना रहे हो, जो मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बहुत सारे बिजनेसमैन तो अपना डीपीआर को ही ढंग से प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो अपना डीपीआर बड़े अच्छे से फ्रेम कराइएगा, क्लियरली डिफाइन होना चाहिए बिजनेस मॉडल उसका, उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट, मीन ऑफ फाइनेंस, टर्म लोन, मार्जिन मनी बहुत अच्छे से सोच समझ के डिफाइन करने हैं। प्रोजेक्ट की लोकेशंस, लैंड स्टेटस क्लियर होने चाहिए। आपके जो अप्रूवल्स आपको चाहिए प्रोजेक्ट को करने के लिए, स्टैट्यूटरी अप्रूवल, लाइसेंस, एनओसी, जो भी चीज चाहिए वो पहले से ही आप आइडेंटिफाइड करके रखें, क्योंकि बैंक इस चीज को पहले चेक करता है कि जिस जगह पे आप प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं वो जगह सूटेबल है कि नहीं है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, उसकी रिक्वायर्ड अप्रूवल है कि नहीं है, डीपीआर में वो डिफाइन होनी चाहिए। तो ये प्रिपरेशन हमें एडवांस में करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस आती हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक प्रोजेक्शंस कर जाते हैं। नहीं, आपको जो रियलिस्टिक जो है, मतलब जो आपको लगे कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम बनाए वो रियल पिक्चर्स होनी चाहिए, वो विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, कलरिंग नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। आप अगले 5 से 7 साल का जो एस्टिमेशन बैंक के सामने रख रहे हैं, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बहुत अच्छे से डिफाइन करनी है। डीएससीआर रेशो आपकी सही होनी चाहिए, 1.3 से अबव होनी चाहिए। यानी जितना बैंक्स का आपको किस्त भरना है, मान लीजिए आपको 1 रुपए का किस्त भरना है, तो आपके पास जो उस किस्त को भरने के लिए जो फंड्स अवेलेबल हैं वो 1 रुपया 30 पैसे तक का होना चाहिए डीएससीआर रेशो। आपके प्रोजेक्ट की IRR, ROI बहुत वाइबल होनी चाहिए, ब्रेक इवन एनालिसिस होना चाहिए आपका, और जो आपने एजम्पशंस लिए हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए, जस्टिफाइबल्स होने चाहिए। क्योंकि आप बीइंग ए बिजनेसमैन अगर इन फैक्टर को फोकस करेंगे तो यू विल बी मच मोर कॉन्फिडेंट बिफोर द बैंकर्स। आपकी फिगरें जेन्युइन होगी,
बैंक उस पर क्वेश्चंस रेज नहीं करेगा कि नहीं आपने गलत प्रोजेक्शंस की। तो ये एडवांस में हमें प्लानिंग टूल्स करना है। आपका एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी बहुत मायने करता है। आपका बिजनेस एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास टेक्निकल नॉलेज क्या है, आपके पास टीम कैसी है, आपने कोई ट्रेनिंग्स वगैरह ली हुई कि नहीं ली, आपका वेंडर से टाइप है कि नहीं है, मशीनरी से, रॉ मटेरियल वाले से, बायर से एडवांस में कोई टाइप्स हैं, आपके कोई लिंक हैं, ये एडवांस में हमें चेक करने होते हैं। इसके साथ साथ आपकी रिपेमेंट कैपेसिटीज का असेसमेंट बैंक करता है। आपकी इनकम कितनी है, आज की डेट की इनकम कितनी है, और जब प्रोजेक्ट लॉन्च कर लेंगे तो प्रोजेक्टेड इनकम क्या होगी, कंबाइंड इनकम कितनी होगी, ये बैंक चेक करेगा। इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आपका एज ऑन डेट पे जो इनकम स्टेटस है वो बहुत अच्छे से डिफाइन होना चाहिए। स्ट्रेस टेस्टेड रिपेमेंट कैपेबिलिटीज आपकी क्या है। सपोज मान लीजिए प्रोजेक्ट नहीं चल पाता है या कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उस सिचुएशन में आपकी रिपेमेंट एबिलिटी है कि नहीं है, ये बैंक चेक करता है यहाँ पे। इसके साथ साथ आपका बैकअप इनकम प्लान का है, अल्टरनेट कैश फ्लो क्या है, ये बहुत मायने करते हैं जब भी आप प्रोजेक्ट को बैंक के आगे प्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ जो कंप्लायंस वर्क हैं, अप्रूवल्स हैं, क्या आपने पॉल्यूशन एनओसी, फैक्ट्री लाइसेंस, सीएलयू, लैंड यूज अप्रूवल्स ये एडवांस में ली है कि नहीं ली, आपने कोई लीगल और रेगुलेटरी जो हर्डल्स हैं, कोई आपके प्रोजेक्ट में ऐसा तो कोई इशू नहीं है कि बहुत सारे ऐसे लोग बिजनेस इनिशिएट कर जाते हैं, बाद में पता चलता है कि सर इस जगह पे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट परमिशन नहीं दे रहा, या डीटीपी डिपार्टमेंट परमिशन नहीं दे रहा, या ये तो गवर्नमेंट के रेड जोन में आता है, यहाँ ये चीजें, इससे आपका सब्सिडी लॉस हो सकता है, बैंकिंग लॉस हो सकता है। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि इन एडवांस यू हैव टू इंश्योर द बीवीआर, एसवीआर एंड डीपीआर ऑफ योर प्रोजेक्ट, ताकि ऐसे हर्डल्स आपको फेस ना करने। बैंक के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, आज की डेट में कौन से बैंक में अकाउंट है, वहां आपकी एवरेज बैंकिंग ट्रांजेक्शंस क्या है, हेल्थी हैं या नहीं है, आपके कोई चेक बाउंस तो नहीं हो रहे हैं, इरेगुलरिटीज तो नहीं है, ये बहुत मायने वाले फैक्टर्स। तो ये एडवांस में जो मैंने आपको बताया, ये 11 फैक्टर्स जो अलग 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 हैं, ये बीइंग ए न्यू बिजनेसमैन, बीइंग ए एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन, आपको ये सारी चीजें अपनी चेकआउट करते रहना है ताकि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पैरामीटर्स स्ट्रॉन्ग रहे। इससे आप बैंक के आगे अपने प्रोजेक्ट को जब प्रेजेंट करते हैं तो बहुत अच्छे वे से आप प्रेजेंट कर पाते हैं। नाउ वी आर मूविंग द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर वेबिनार्स। थोड़ा फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी 24 प्रॉब्लम्स जो हमने आइडेंटिफाइड की हैं, हम उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी आप आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये वन बाय वन आपको समझना है, आपके ऊपर हो सकता है कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो उसका जेन्युइन आपको सॉल्यूशंस यहाँ लाइन अप। सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आती है बीइंग ए न्यू, हम यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम एज ए न्यू बिजनेसमैन की बातें कर रहे हैं, आप नया बिजनेस इनिशिएट कर रहे हैं और आप बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं और आपको प्रॉब्लम्स आती है। आप एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है, आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो प्रॉब्लम के कॉज क्या है, अगर उनको हम ध्यान में रख के अपनी प्लानिंग करेंगे तो अकॉर्डिंगली आपको सॉल्यूशन मिलता है। सबसे पहली मेजर प्रॉब्लम्स आती है कि आप एक फ्रेशर हैं, आपके पास कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है। आप एक फ्रेशर हैं और आपके पास बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से बैंक, बहुत सारे बैंक आपको डिनाइड कर जाते हैं लोन देने। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, वेन एवर यू आर गोइंग टू पुट योर प्रपोजल बिफोर बैंकिंग, सबसे पहले अपना आईटीआर फाइल कीजिए। उसमें कोई छोटा बिजनेस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेस होते हैं 40 लाख तक जिन पे जीएसटी नहीं होता है, आप अपने आईटीआर में बिजनेस हेड में इनकम शो कीजिए, बिजनेस हेड में, ना कि कोई दूसरे हेड में। आईटीआर में हेड होते हैं, आपके सैलरी हेड होता है बिजनेस, तो आप अगर फाइल नहीं किया है आईटीआर बिजनेस हेड से फाइल कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर प्रोजेक्ट बड़ा है तो अपने साथ कुछ ऐसे पार्टनर या डायरेक्टर को जोड़िए जिसका बिजनेस एक्सपोजर है, जिसके पास बिजनेस इनकम है। क्योंकि यहाँ आप बिल्कुल ऐसे हैं कि आपके पास कोई बिजनेस एक्सपोजर नहीं और बैंक के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, तो यहाँ आपको किसी साथी की तलाश है, तो आपको अपने साथ ऐसे बिजनेस साथी को जोड़ना है जिसका बिजनेस एक्सपोजर हो। चैलेंजिंग है, मैं मानता हूँ, लेकिन इनिशियल लेवल पे यदि आपको मूव ऑन करना है तो आपको अपने साथ ऐसे
बिजनेस पार्टनर जोड़ने चाहिए ताकि आप उसके साथ मिलके आपका बैंकेबिलिटी इंश्योर कर पाए। बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो कहते हैं सर हमारा कोई बैंकिंग रिलेशनशिप नहीं है, ये प्रॉब्लम आती है, तो बैंक के साथ कैसे डिस्कशन करें। तो यहाँ हम रिकमेंड करते हैं जैसे ही आपको लगता है कि हमें प्रोजेक्ट प्लान करना है, बैंक के साथ बातचीत कीजिएगा, बैंक में अपना कोई एक करंट अकाउंट ओपन कराइएगा। अगर आपके पास कोई हल्का फुल्का फंड है तो बैंक में एफडी करा दीजिएगा, कुछ करंट अकाउंट में मंथली ट्रांजेक्शन्स कीजिएगा, इससे बैंक के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन होता है। जब आप बैंक के साथ 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने का आपका रिलेशनशिप होगा, तब उसके बाद जब बैंक के आगे आप डिस्कस करेंगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो बैंक विल मच मोर कॉन्फिडेंट ऑन यू। बिल्कुल आप फ्रेशर नहीं होगे बैंक के आगे, क्योंकि बैंक आपको जान रहा है, आपकी एफडी है, आपका करंट अकाउंट्स, आपके वहाँ ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, तो बैंकिंग पर्सन्स विल अवेयर अबाउट योर फाइन बैंकिंग रिलेशनशिप। ये बहुत मतलब एक स्ट्रेटेजिक टूल है जिससे आप बैंकिंग में एंटर कर जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि आपकी जो साइट्स हैं या जो लैंड है, वहां पे कई बार इश्यूज आते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन साइट्स को लीज पे लेके काम करना चाहते हैं। देखिए बहुत चैलेंजिंग है, बैंक जब भी लोन करता है तो प्राइमरी सिक्योरिटी इंश्योर करता है, प्राइमरी सिक्योरिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करता है बैंक। तो हम प्रेफरेंस देते हैं कि आप लैंड को लीज पे लेने की बजाय उसको आप खरीदिएगा। लैंड शुड बी आइडियली इन द नेम ऑफ अप्लीकेंट फर्म्स कंपनी फॉर बेटर बैंक कैपेबिलिटीज। यहाँ अगर आप कंपनी के नाम खरीदते हैं, फर्म के नाम खरीदते हैं या अपने नाम खरीदते हैं, जो भी आप फर्म बना रहे हैं, इससे आपका जो पैसा लैंड में डिप्यूट होता है वो एज ए प्राइमरी सिक्योरिटी बैंकिंग के लिए कंफर्ट्स क्रिएट करती है, बैंक को ईजनेस आती है। तो ये आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी कोई प्रोजेक्ट प्लान करें, एटलीस्ट साइट जो है जिस जगह आप काम कर रहे हैं वो साइट आपके नाम। चौथी जो प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी साइट्स अपने नाम है यानी प्राइमरी सिक्योरिटी आपके पास है, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है। देखिए बैंक जब भी लोन देता है आपसे प्राइमरी सिक्योरिटी इंश्योर करता है, और कोलेटरल सिक्योरिटी जब आपका प्रोजेक्ट रिस्की होता है, बैंक को ये लगता है कि नहीं मैं लैंड को सेल आउट करके बिल्डिंग को या स्क्रैप को, मशीनरी स्क्रैप से मेरे लोन की रिकवरी नहीं कर पाऊंगा, तो इन दैट सिनेरियो बैंकर विल आस्क द कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप अरेंज कीजिए, आपने खुद की कोई प्रॉपर्टी है, अपने फैमिली पर्सन्स के नाम है, या अपना कोई नियर डियर ग्रुप पर्सन्स है उसके नाम है, ताकि कोलेटरल को पहले तो अरेंज करने की कोशिश कीजिएगा। अगर इन दैट सिनेरियो अरेंज नहीं भी हो पा रही है, कम वैल्यू की हो पा रही है, तो बैंकर से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो आपको सीजीटी एमएसएमई का कवरेज दे। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर एमएसएमई सेक्टर से, ये भारत सरकार का सीजीटी एमएसएमई फंड्स होता है, इसमें आपको कुछ फीस पे करके ये बैंक को गारंटी देता है आपके लोन। तो जब आप बैंकर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा, बैंक को लग रहा होगा कि प्रोजेक्ट इज ओके, अप्लीकेंट इज ओके, तो सीजीटी एमएसएमई कवरेज आपका बैंक कंसिडर कर सकता है। इससे जो कोलेटरल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है वो दूर होती है। मान लीजिए आपका इनसफिशिएंट जो है कोलेटरल वैल्यू है, सिक्योरिटी तो है लेकिन इनसफिशिएंट है, तो ऐसी सिचुएशन में आप फोकस कीजिएगा कि जो सिविल वर्क है वो अपने पैसे से कीजिएगा। लैंड आपकी खुद की है, अगर आप उस पर सिविल वर्क कर लेते हैं तो बैंक से केवल आप फाइनेंस जो ले रहे हैं वो मशीनरी पार्ट के लिए ले रहे हैं, यानी मशीनरी इक्विपमेंट्स के लिए फंडिंग ले रहे हैं, ना कि सिविल वर्क के लिए। जब भी बैंक से लोन लेते हैं तो प्राइमरली उसमें सिविल वर्क के लिए और मशीनरी पार्ट्स के लिए हम लोन लेते हैं। अगर कोलेटरल वीक है तो आप कोशिश कीजिएगा बैंक से केवल मशीनरी पार्ट के लिए लोन, ताकि जो लैंड और उसके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शंस किया है उसकी वैल्यू इंप्रूव होती है एज ए कोलेटरल से। क्योंकि देखो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है यदि आपकी पोजीशन सही नहीं होती, तो बैंक से आप जो है मशीनरी पार्ट के लिए फंडिंग लीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि इनिशियली बैंक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है सिविल वर्क के लिए फंडिंग करने। अगर अपने पास इनसफिशिएंट सेल्फ फंड है यानी मार्जिन कॉन्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कम से कम आप बैंक से जो जितना प्रोजेक्ट आप प्लान कर रहे हैं
30 से 40% अपना खुद का कॉन्ट्रीब्यूशंस इंश्योर कीजिए। चाहे आप खुद की सेविंग है, अनसिक्योर्ड लोन है, फैमिली फंड्स हैं, इंटरनल एक्रूअल्स हैं। अगर आपके पास प्रोजेक्ट कॉस्ट का 30 से 40% सेल्फ फंड नहीं है, ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा आपको प्रोजेक्ट को रन करने। या इनडायरेक्टली मैं ये कहूंगा, जितना पैसा आपके पास है उसके अकॉर्डिंगली ही बैंक की प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्लान कीजिएगा। यानी अगर आपके पास 100 रुपए का प्रोजेक्ट है तो आपके पास 30 रुपीज होने चाहिए। अगर आपके पास 30 रुपीज है तो अकॉर्डिंगली आप 100 रुपए तक का प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हैं। आपके पास केवल 30 रुपए और आप प्लान कर रहे हैं 500 रुपए का प्रोजेक्ट का, तो चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। हाई प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर आपकी आती है, कई बार मैंने देखा कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती हैं या बैंक के सामने डिस्कशन करने के लिए हम जाते हैं तो बहुत हैवी प्रोजेक्ट कॉस्ट प्लान कर लेते हैं, जबकि आपका एक्सपीरियंस है नहीं, आपका पहले का बैंक लोन का एक्सपोजर है नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आपका बैंक लोन रिजेक्ट होगा। तो यहाँ रिकमेंडेशन ये है, सॉल्यूशन ये है, आप छोटी शुरुआत कीजिए, प्रोजेक्ट कॉस्ट को रिड्यूस कीजिएगा, प्लांट की कैपेसिटी को रिड्यूस कीजिएगा, छोटे लोन के साथ अपना एक्सपोजर बढ़ाइएगा और उसको धीरे धीरे आप ग्रेजुअली एक्सपेंड कीजिएगा। क्योंकि बैंक के साथ अगर आप छोटे लोन के साथ शुरुआत की, 1 साल शुरुआत की, तो बैंक ऑटोमेटिकली आपको अगली लाइन के लिए ऑफर करना शुरू कर देगा। तो यहाँ रिजेक्शन नहीं होगा, यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तो स्मॉलर स्टार्ट भी बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपका कोई बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में, बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो वहां पे आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि आप उस लाइन ऑफ बिजनेस में, सेम इंडस्ट्री में कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी स्टार्ट करो, ताकि आपको मार्केट की समझ पैदा हो, कस्टमर का नेटवर्क समझ में पैदा हो। थोड़ा सा आप जब ट्रेडिंग एक्टिविटी कर लेंगे तब आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मूव ऑन कीजिएगा, ताकि आपको ईजनेस हो। क्योंकि बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपको इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं पता है, तो चैलेंजिंग बहुत क्रिएट हो जाएंगे। आप इनिशिएट कीजिएगा थोड़ी सी ट्रेडिंग एक्टिविटीज का। आपका वीक रिपेमेंट है तो रियलिस्टिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है हमें, सही सेल्स प्रोजेक्शंस करने हैं, ईएमआई की कैलकुलेशन सही करनी है, ब्रेक इवन एनालिसिस सही करने हैं, रिपेमेंट प्लानिंग पहले से अच्छे से करनी है। कई बार ये होता है कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग फेज में आपके पास इतना पैसा नहीं बचता है कि आप बैंक की ईएमआई को पे आउट कर पाए। तो बैंक से डिस्कस कीजिएगा कि मोरेटोरियम पीरियड आपको मिले, ऐसा पीरियड जिसमें आपको ईएमआई नहीं भरनी पड़े स्टार्टिंग में। तो इससे आपका इजनेस आ जाता है। आप ईएमआई की बैलूनिंग करवाइएगा। बैलूनिंग यानी स्टार्टिंग में ईएमआई छोटी अमाउंट के करवा दीजिएगा, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना आए, और जैसे ही बिजनेस चलना शुरू हो, कैश फ्लो बढ़ना शुरू हो, आप ईएमआई बढ़वा सकते हैं। तो इससे सही ट्रैकिंग और रिपेमेंट स्ट्रक्चर आपका बन जाता है और बैंकिंग को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। कोलेटरल फ्री फाइनेंस आपको मिले, ये एक बड़ी प्रॉब्लम्स आती है बहुत सारे बिजनेस। तो यहाँ एमएसएमई यूनिट्स जितने भी हैं या एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, तो बहुत अच्छे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स हैं, एमएसएमईज के लिए सीजीटी एमएसएमई कवरेज हैं। आप उस चीज को फोकस कीजिएगा, बैंकर के साथ डिस्कस कीजिएगा। यदि आपके प्रपोजल के बाकी सारे पैरामीटर ओके हैं, जस्ट इन लैक ऑफ द कोलेटरल सिक्योरिटी, तो बैंक आपकी प्रपोजल के अगर बाकी सारे रिस्क असेसमेंट ओके हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, तो सीजीटी एमएसएमई कवरेज आपको बैंक देता है। और बहुत अच्छी बात होती है कि इसमें एमएसएमई को प्रेफरेंस होती है, सीजीटी एमएसएमई के कवर फीस का भी रिफंड हो जाता है। तो एग्री जैसे ऐसे फंड्स भी हैं, मैं यहाँ थोड़ा सब्सिडी का भी कनेक्टिविटी आपको दे रहा हूँ कि एचआईडीएफ है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इनके लाभ भी आप उठा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे फंड्स हैं जो आपको बैंक लोन लेने में इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। हाई कैपिटल कॉस्ट आपके प्रोजेक्ट की है, बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रही है, बैंक को भी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ आपको अपने प्रोजेक्ट का सब्सिडी सिंकेज करना है। बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम्स होती हैं, जैसे कि नाबार्ड है, पीएमएजीपी है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग हैं। और जैसे ही आप सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट बनवाएंगे अपने प्रोजेक्ट्स की, तो बैंकर को एडवांस में हम बता पाएंगे कि सर हमारे प्रोजेक्ट्स पर ये कैपिटल सब्सिडी हैं।
ये स्टाम्प ड्यूटी एग्जम्पशंस हैं, ये टेस्टिंग इक्विपमेंट पे सब्सिडी है, ये ईटीपी को सेटअप करने पे सब्सिडी लाभ है। तो इससे क्या होगा कि जो कैपिटल कॉस्ट आपकी लग रही है, सपोज मान लीजिए आपको 35% 50% कैपिटल सब्सिडी मिलती है, तो इनडायरेक्टली अगले 1 साल 1.5 साल में व्हेन वेर यू आर गोइंग टू इनिशिएट योर प्रोडक्शन, ये कैपिटल सब्सिडीज, ये जितने टेस्टिंग इक्विपमेंट स्टाम्प, ये सारा पैसा जब आप गवर्नमेंट से क्लेम करते हैं, इस पूरे को आप अपने लोन रिपेमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये सिंकेज हाई कैपिटल कॉस्ट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब आप डीपीआर बनाएंगे हम बैंक को एडवांस में बताएंगे कि ये पैसा हमारा एक्सपेक्टेड है एज ए कैपिटल सब्सिडीज, एज ए स्टाम्प ड्यूटी एग्जम्पशंस। तो ये जो वन टाइम सब्सिडी बेनिफिट होते हैं, ये प्रोजेक्ट्स में बहुत जरूरी होते हैं। इनका एडवांस में आप प्लानिंग करके अपनी बैंकेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। आपका एसवीआर यानी सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट एक तरीके से फ्यूचर जो कैश फ्लो है, फ्यूचर में जो बेनिफिट आपके पास आने वाले हैं, उनको आज की डेट में सिंकेज करता है। जैसे कि आपका सपोज मान लीजिए ऑपरेशनल कॉस्ट है, आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है तो लोन सस्ता होगा, बैंक को इजनेस आती है। आपका 9% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको 3% सब्सिडी मिल जाती है, 5% सब्सिडी मिल जाती है। उस पैसे को लोन रिपेमेंट में आप यूज करेंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है। जब बैंकर को इस बात का पता चलेगा तो उसको इजनेस आती है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी पावर टैरिफ अगर आपको मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। एसजीएसटी के रिफंड हो जाएंगे तो कैश फ्लो बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी मिल जाए आपको, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मिल जाए, टैक्स बेनिफिट मिल जाए, ईपीएफ ईएसआई का रिफंड मिल जाए, ये ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगी। और आप एडवांस में जब ये बताएंगे कि ये ओपेक्स टाइप के यानी परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव अगर आप प्लान करते हैं तो पूरे प्रोजेक्ट की वायबिलिटी में इंप्रूवमेंट आता है। तो यहाँ सब्सिडी सिंकेज विद योर प्रोजेक्ट बहुत ही मैंडेटरी है आपकी कैपेक्स यानी कैपिटल कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। जो वन टाइम कैपिटल सब्सिडीज मैंने अभी बताया जो 12 नंबर पॉइंट में, और जो रेगुलर बेस मिलने वाले जो सब्सिडी लाभ जो 13 नंबर में अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों का इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल वायबिलिटी पे पड़ता है। हाई इंटरेस्ट रेट है, आप सीजीटी एमएसएमई की फीस का बर्डन है। मैं आपको यहाँ बताऊंगा, यदि आप एमएसएमई रजिस्टर्ड है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, नोट कर लीजिएगा, एनएसआईसी का रजिस्ट्रेशन है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट यानी जेड का रजिस्ट्रेशन है, ये रजिस्ट्रेशन यदि आपके पास है, सीजीटी एमएसएमई की कवर फीस में आपको छूट मिलती है। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, बहुत सारे बिजनेसमैन को पता ही नहीं होता, वो जस्ट एक एमएसएमई ले लेते हैं। आप एनएसआईसी का सर्टिफिकेशन लीजिएगा, जेड का सर्टिफिकेशन लीजिएगा, आपको टेंडर फाइलिंग्स में, टर्नओवर एग्जम्पशंस में, अर्नेस्ट मनी की रिलैक्सेशन में, सीजीटी एमएसएमई के कवर फीस में बहुत बेनिफिट मिलते हैं। क्योंकि ये ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, बीइंग ए बिजनेसमैन यदि आप इनको फॉलो करते हैं, जिनका फायदा स्टार्टिंग में नहीं दिखता लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो बहुत अच्छा लाभ इनका हमें मिलता है। यदि बैंक अनेबल है आपका फ्यूचर सब्सिडी बेनिफिट असेस करने में, बैंक को आपकी जो फ्यूचर की प्रोजेक्ट की कैश प्रोजेक्शंस हैं उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो एडवांस में बैंक की टेबल्स पे सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट रखिएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट रखिएगा, जिसके अंदर सब्सिडीज के पैरामीटर्स डिटेल्स में डिस्क्राइब होंगे, ताकि बैंक का कॉन्फिडेंस आपके प्रोजेक्ट पे बढ़ेगा। बहुत सारे बिजनेसमैन डीपीआर में सब्सिडी इम्पैक्ट को नहीं बता पाते, बैंक की टेबल पे सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट नहीं रखते। इस वजह से मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें लाभ मिलना होता है वो भी मिस कर जाते हैं। सपोज मान लीजिए आप कोई एग्रीकल्चर बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% से ऊपर नहीं होता, यदि आपने एआईएफ से अप्रूवल लिया होता, आपको बैंक लोन दे रहा 11% पे, 10.5% पे, आपका एआईएफ का बेनिफिट भी गया। अगर आपने एआईएफ का अप्रूवल लिया हुआ था तो आप 2 करोड़ तक के टर्म लोन पर 3% इंटरेस्ट सब्सिडी 7 साल तक के लिए, कैलकुलेशन कीजिएगा सर, 30 से 35 लाख रुपीज आप इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट ले सकते थे। और ये बात अगर बैंकर को ना पता हो तो कितना लॉस हो जाएगा आपका। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने एक्स्ट्रा पे किया, जो सब्सिडी है उसका लॉस किया, और इस सारे पैसे को यदि आप लोन रिपेमेंट में यूज करते हैं तो हो सकता है 7 साल का लोन आपका 5 साल में ही कवर हो जाए।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इनको मिस नहीं करना है बीइंग ए न्यू बिजनेसमैन। आप बैंक के सामने अपना डीपीआर, अपनी प्रोजेक्शंस, सब्सिडी इम्पैक्ट को कंसिडर करते हुए शेयर कीजिएगा। आपको डिफिकल्टी आती है लोन रिपेमेंट्स में ड्यूरिंग द इनिशियल शेयर में, जब हम बैंक के साथ डिस्कस करते हैं, बैंक पूछता है। तो ये फैक्ट्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको शेयर किया था। कैपिटल सब्सिडी को, इंटरेस्ट सब्सिडीज को लोन रिपेमेंट में यूज कीजिएगा, बहुत अच्छा बेनिफिट है। इंटरेस्ट सब्सिडी जैसे ही आए उसको लोन अकाउंट से सेट ऑफ कीजिएगा, कैपिटल सब्सिडी जैसे आए उसको लोन अकाउंट से सेटअप कीजिएगा। और ये सारे सब्सिडी बेनिफिट मिलते हैं यदि आपका सारा ट्रैक रिकॉर्ड ओके रहता है, आप पेपर वर्क अच्छा करते हैं, एडवांस में सब्सिडी प्लानिंग करते हैं, टाइमली डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फाइलिंग करते हैं। ऐसा नहीं है, अभी तक केआईपी ने अपने क्लाइंट बेस में 100 करोड़ प्लस के इंसेंटिव सक्सेसफुली लाइन अप किए, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कस्टमर तक को भी हमने हमारी सेवाएं दी। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग एट योर डॉक्यूमेंटेशन, डेफिनेटली यू कैन गेट द बेनिफिट्स। आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पुअर नहीं होनी चाहिए, आपने ध्यान रखना, क्योंकि कई बार हम ये अवॉइड कर जाते हैं कि हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे फोकस नहीं रखते। लोन अप्लाई करने से पहले करंट अकाउंट ओपन करो, उसमें कुछ बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस अच्छे आप लाइन अप कीजिएगा, ताकि प्रॉपर फाइनेंशियल हेल्थ आपकी मेंटेन। फाइनेंशियल हेल्थ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं, बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए, अपने साथ ऐसा स्टाफ रखिएगा जिसका टेक्निकल एक्सपीरियंस हो, इंडस्ट्री के एक्सपोजर लीजिएगा, जॉब एक्सपीरियंस लीजिएगा, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम रखिएगा, बिजनेस रिलेटेड सर्टिफिकेशन, ये बहुत काम आते हैं आप, क्योंकि इससे आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, बिजनेस नेचर स्ट्रांग होती है। इसके ऊपर भी बैंक कई बार एक्शन लेता है, यदि आपके पास बिल्कुल ही टेक्निकल नो हाउ नहीं है तो बैंक अनकंफर्टेबल फील करता है आपकी प्रोजेक्ट फंडिंग्स के लिए। वर्किंग कैपिटल प्लानिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टर्म लोन लेते हैं, उसका पैसा रनिंग में यूज कर लेते हैं, यानी टर्म लोन के पैसे को वर्किंग कैपिटल में इन्फ्यूज कर देते हैं, या वर्किंग कैपिटल के पैसे को टर्म लोन में या फिक्स एसेट्स में यूज कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपने प्रेफरेंस जो देनी है वो टर्म लोन के लिए देनी है। इससे क्या होगा कि जो फिक्स एसेट में पैसा लगना है वो बैंक का लगेगा, और जो वर्किंग कैपिटल में उसमें आप अपना पैसा लगाइए, क्योंकि उससे कैश फ्लो बढ़ जाएगा, आपका इनफ्लो बढ़ जाएगा। जैसे ही आपका पैसे से कैश फ्लो बढ़ेगा, काम चलेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, तो आप टर्म लोन की रिपेमेंट आसानी से कर पाएंगे। तो ये मैनेजमेंट है टर्म लोन का और आपकी वर्किंग कैपिटल की स्ट्रक्चरिंग का। इसको अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपके कैश फ्लो पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। एम प्रॉपर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग ना करें, हैवी प्रोजेक्ट कॉस्ट ना फ्रेम करें, प्रोजेक्ट कॉस्ट को रियलिस्टिक बनाएं, बैलेंस करें कितना पैसा अपना लगेगा, कितना पैसा बैंक से लगेगा। हैवी डेप्ट कॉस्ट आपने नहीं लेनी है, इससे बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। और अपने प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन प्लान है कि कितने समय में आप कैसे कैसे करेंगे, उसको बोलते हैं फेज इम्प्लीमेंटेशन प्लान। ये आपने अच्छे से प्लान करना है, ताकि आपके ऊपर एट द इनिशियल ईयर, फर्स्ट ईयर जो आपका फाइनेंशियल रोड मैप है वो बहुत अच्छे से फ्रेम हो, क्योंकि पहला ही साल ऐसा होता है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बाद बिजनेस रेकरिंग स्टेप पे पहुंच जाता है। अगर आपको लोन रिजेक्शंस का डर है, तो मैंने पहले भी बताया है, आप अपने टिकट फाइनेंस को, जो लोन आप लेना चाह रहे हैं उसको छोटा कीजिए, प्रोजेक्ट को छोटा कीजिएगा, लार्जर एक्सपेंशन में एकदम एंट्री ना कीजिएगा, बाद में कीजिएगा। इससे कम से कम आप प्रोजेक्ट जो भी आप लोगे वो सक्सेसफुली ऑपरेट कर पाओ। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, यदि आप इनको अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं, जितने स्टेचुरी अप्रूवल्स हैं, एनओसी हैं, सीएलयू हैं, जीएसटी हैं, फैक्ट्री लाइसेंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं, ये टाइमली लीजिएगा, क्योंकि इनका बैंक लोन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आपके पास एनओसी ही नहीं तो बैंक कैसे लोन देगा। बहुत सारे बिजनेसमैन स्टेचुरी अप्रूवल्स की वजह से ही लोन नहीं ले पाते। तो ये आपने ध्यान रखना, ये मेजर कॉज है रिजेक्शन ऑफ लोन का। तो ये एडवांस में आप ऐसे करके रखेंगे तो लोन रिजेक्ट नहीं होगा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है।
कि जब आप बैंक में एंट्रेंस करते हैं, आपके पास प्रॉपर अपडेटेड आईटीआर, जीएसटी, बैंक स्टेटमेंट, नेटवर्क, सिबिल रिपोर्ट, कोटेशंस, डीपीआर, जितने एडवांस ऑर्डर्स, लेआउट मैप, सिविल स्ट्रक्चर का एस्टिमेट्स, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं। आप उनकी अच्छी प्लानिंग करके, जितने रजिस्ट्रेशंस हैं, ये एडवांस में आप प्लानिंग करके, जब एसवीआर है, बीवीआर है, डीपीआर है, बिजनेस रजिस्ट्रेशंस हैं, एमएसएमईज हैं, ये ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं। ये मैंने पहले भी आपको चेकलिस्ट में बताए थे। यदि आप सही तैयारी करके एंट्रेंस करते हैं, यानी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन से अच्छा करते हैं, तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं, एक अच्छे प्रोफेशनल की गाइडेंस को जरूर लें। लैक ऑफ प्रोफेशनल गाइडेंस की वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन बैंक से लोन नहीं ले पाते, या महंगा ले लेते हैं, या उसकी रिपेमेंट्स में इश्यूज आते हैं, या वो सब्सिडी लाभ से इंगेज नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हम ये कहना चाहेंगे, वेन एवर यू आर गोइंग टू इनिशिएट योर प्रोजेक्ट, अच्छे कंसल्टेंट से जरूर सलाह लीजिएगा, उनकी कंसल्टेंसी लीजिएगा, डीपीआर अच्छे से फ्रेम करवाइएगा, सब्सिडी मैपिंग करवाइएगा, सीएमए डाटा बनवाइएगा, बैंक से कोऑर्डिनेशन कीजिएगा, प्रोजेक्ट की सही स्ट्रक्चरिंग कीजिएगा, उस इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह लीजिएगा, क्योंकि ये इनिशियल लेवल की सलाह, गाइडेंस आपके कमिंग ईयर्स में प्रोजेक्ट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आ सकता है। एक सही सब्सिडी कंसल्टेंट की सलाह हो सकता है कि आपको आने वाले 5 साल में इतना बेनिफिट करा दे कि आपकी इन्वेस्टमेंट का 5 गुना तक आप लाभ ले पाए। आपका प्रोजेक्ट इजनेस हो सकता है, आपके कंप्लायंस इजनेस हो सकते हैं। तो दीज आर द टॉप 24 प्रॉब्लम्स फेस बाय द बिजनेस पर्संस। इनके साथ साथ हमने सॉल्यूशंस भी शेयर किए हैं। यदि आप ऐसी स्ट्रक्चरिंग को ध्यान में रखते आगे बढ़ते हैं, तो आपके चांसेस बढ़ते हैं बैंक से लोन सक्सेसफुली होने में, सब्सिडी लाभ मिलने में, आपको इजनेस आती है। अब जो है केआईपी आपको कैसे असिस्ट करती है, हमने इनिशियली प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले की टिप्स शेयर की, बैंक कैसे आपको असेस करता है वो चेकआउट किया, प्रॉब्लम एरिया हमने आपके साथ शेयर किए कि ये प्रॉब्लम एरिया आ सकते हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए केआईपी ने आपके लिए एंड टू एंड प्रोजेक्ट पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट दिया है, यानी आपकी आइडिया से एक्सपेंशन तक का, ये एज ए प्रोजेक्ट कंसल्टेंट केआईपी आपको अपनी सेवाएं दे रही है। सबसे पहला स्टेज होता है, आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। तो मैंने पहले बताया था, अगर आप इस स्टेज पे हैं, क्या ये बिजनेस मेरे लिए वाइबल है कि नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं, तो केआईपी आपके लिए बिजनेस वायबिलिटी रिपोर्ट, सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट्स ये फ्रेम करके देता है। इससे आपको ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपका आइडिया सही है, बिजनेस चल सकता है। बिजनेस सेटअप अगर आपने दिमाग में कर लिया कि मेरे को बिजनेस सेटअप करना है, तो मैं कहाँ करूँ, कब शुरुआत करूँ, तो क्या रजिस्ट्रेशंस, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, एमएसएमई, जीएसटी, पैन, टैन, जैम, स्टार्टअप, एफएसएसआई, सॉफ्ट एक्ट, ट्रेडमार्क, जो लीगल रजिस्ट्रेशन चाहिए केआईपी प्रोवाइड्स करवाएगी आपके साथ। बिजनेस की स्ट्रक्चरिंग कैसे हो, फीमेल लेड हो, क्योंकि जैसे फीमेल लेड हो तो सब्सिडी लाभ बढ़ सकता है। पार्टनरशिप करनी है, एलएलपी बनानी है, कैसे सब्सिडी सिंकेज करना हम बताएं। स्टेचुरी अप्रूवल, डीटीपी, एनओसी, सीएलयू, फॉरेस्ट, पंचायत, बीडीओ, पॉल्यूशन, फायर, ये सारे जो कंप्लायंस हैं, इनमें भी केआईपी आपको असिस्ट करती है। ये सेकंड स्टेज पे। थर्ड स्टेज पे यदि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, आपको फंड्स अरेंज करने हैं, तो आपके लिए डीपीआर बनाना, बैंक से लोन कंसल्टेंसी लेना, सीए सर्टिफिकेट, नेटवर्क सर्टिफिकेट, मार्जिन मनी मैनेजमेंट, आर्किटेक्ट एस्टिमेट, लेआउट मैप, कॉस्ट एस्टिमेट, मशीनरी वेंडर कंसल्टेंसी, ये सब केआईपी आपको असिस्ट करती है। इसके साथ साथ सब्सिडी जो सिंकेज होते हैं यहाँ पे, चाहे वो एग्री इंफ्रा फंड है, एचआईडीएफ है, पीएमईजीपी है, पीएमएफएमई है, आपका मॉफी है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, या जो आईपीए बेस्ड सब्सिडी फाइलिंग्स होती है जैसे एमएनआरआई की, सीपीसीबी की, या टेक्सटाइल की, ये यहाँ पे आईपीए बेस्ड जितने भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल बेस्ड जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं, यहाँ हम आपको असिस्ट करेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद नहीं कर पाएंगे आप, ये पहले करना होता है। दैट्स वाई देयर इज ए टाइम एसेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी ये टाइम एसेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर आप इस टाइम फैक्टर्स को मिस कर जाते हैं, तो ये लाभ भी आपके मिस हो जाते हैं। इसके बाद जब आप
बैंक से लोन लेके अपना साइट कंस्ट्रक्शंस करते हैं। तो जो साइट के कैपेक्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, उनकी सुपरविजन हम करते हैं, क्योंकि सब्सिडी लाभ उसी से कनेक्टेड होता है। हम कंट्रोल चेक आपको बताते हैं बैंक की फाइनेंसिंग के और सब्सिडी के पैरामीटर्स के। आप एटीपी इंस्टॉल कर रहे हैं, टेस्टिंग इक्विपमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पे केआईपी आपको असिस्ट करती है सब्सिडी फाइलिंग्स में भी। इसके साथ बुक कीपिंग, टीडीएस, जीएसटी, ईपीएफ, एसआई, ये अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ये सारा कंप्लायंस वर्क आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ हम आपको असिस्ट करते हैं। इसके साथ साथ जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो पहला सेल बिल कैसे जनरेट करें, क्योंकि पहले सेल बिल से आपकी सब्सिडी क्लेमिंग स्टार्ट हो जाती है। बैलेंस शीट का रिव्यू करवाएं, फाइनेंशियल जो और प्रोडक्शन रेडीनेस चेकलिस्ट है वो आप चेक करवाएं। कैसे एमएसएमई, इलेक्ट्रिक ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी, टेस्टिंग इक्विपमेंट सब्सिडी क्लेम करनी है, ये यहाँ से कनेक्ट होते हैं। इतना ही नहीं, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते रहते हैं, कंटिन्यू चलते, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको इंटरेस्ट सब्सिडी, एसजीएसटी का रिफंड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी, जो मैंने पहले बताया था, इनकी प्लानिंग्स हम आपके साथ करते हैं। इसके साथ साथ आरओसी के कंप्लायंस हैं, इनकम टैक्स हैं, ऑडिट्स के कंप्लायंसेज हैं, ये भी हम आपको फैसिलिटेट्स कराते हैं, ताकि कॉन्टिन्यूसली आप कंप्लायंस अपने अच्छे रख पाए। इतना ही नहीं, जब आपका बिजनेस सेटअप हो जाता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप बेनिफिट लेते हैं। इसके साथ साथ आप आगे फ्यूचर में कैसे बढ़ें, कैसे स्केल अप करें, इसके लिए केआईपी आपको ऐड ऑन देता है, नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे काम करते हैं। कोई टेंडर्स हैं, एओआई हैं, सेल्स सॉल्यूशंस हैं, बायोमास, वेयर हाउसिंग, सोलर, सीबीजी सेक्टर में सर्विसेज देते हैं। आपके एक्सपेंशन की डीपीआर सब्सिडी प्लानिंग करते हैं, सब्सिडी अपडेट्स आपको देते हैं। इसके साथ साथ एज ए कंसल्टेंट के नाते आपको अपने बिजनेस में कैसे स्ट्रेटजी ऑप्ट करनी चाहिए, यानी केआईपी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर बिजनेस सेटअप, फाइनेंसिंग, कंप्लायंस एंड ग्रोथ। आपका आइडिया वैलिडेशन, आपका सेटअप, फाइनेंस, एग्जीक्यूशन, प्रोडक्शन, कंप्लायंस, ग्रोथ और सब्सिडी, you can connect with the KIPs. Now we are going to end my sessions। और बहुत अच्छा लगा, एक पूरे देश के हिस्से से काफी लोग जुड़े हमारे साथ। इट्स ए गुड डिस्कशंस, वंस अगेन वार्म एंड ग्रेट थैंक्स टू द पार्टिसिपेशंस। आगे भी आप जुड़े रहिएगा, हमारे कम्युनिटी से जुड़े रहिएगा, ताकि हम ऐसे रेगुलर अपडेट्स आपको देते रहें। यूट्यूब चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि उस पर भी आपको काफी अपडेट्स हमारी टीम देते हैं। तो एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद, थैंक्स।